वो ये है कि ये जो कोरोना की महामारी है वो कैसे दुनिया पर असर डालेगी, भारत पर असर डालेगी, भारत पर उसका क्या असर होगा। और आज मैं लाइव हूं तो अपने फेसबुक पेज पर भी लाइव हूं और साथ में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के पेज पर भी लाइव हूं। तो आप सबका स्वागत है। बिहार से जो केंद्रीय विश्वविद्यालय से जो लोग ज्वाइन करेंगे मुझे, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की महामारी, डॉक्टर नरेंद्र मुराल गुज्जर हैं, आए हैं। नमस्कार। दिनेश व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में बीच बीच में अपनी बातें रखते रहिए। अरुणेश कुमार जी, सुनील गोडके जी, नरेंद्र मुराल गुज्जर जी, अरुणेश जी, अंकित श्रीवास्तव जी सब वेब कर रहे हैं। मैं भी आपको नमस्कार करता हूं। ये बड़ा अच्छा साधन है आपसे बातचीत करने का, सीधे बतियाने का, अपनी बात आप तक रखने का। अब ये कोरोना को महामारी कहा जाए या इससे कुछ ज्यादा कहा जाए। अगर विश्व के संदर्भ में आज हम देखें, ज्वाला प्रसाद जी, त्रिपुरारी झा जी, नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जरा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि आज की तिथि में कितने लोगों को असर हो रहा है। मिश्रा जी नमस्कार, परमात्मा मिश्रा जी, सुनील महावर जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कोई 25,65,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं पूरी दुनिया के अंदर। 1,77,789 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जरा देखते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था में दुनिया के ताकत के जो परिदृश्य है। श्रीवास्तव जी नमस्कार, अंकित और देवाशीष। अगर आज का इंटरनेशनल ऑर्डर देखा जाए तो उसमें 5 महाशक्तियां हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। उनमें से 3 बुरी तरह प्रभावित हैं कोरोना से। अमेरिका, विश्व की एकमात्र महाशक्ति जिसे कहा जाता था, 8,19,175 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। और कितने लोग मारे जा चुके हैं? 45,343 सिर्फ अमेरिका में। फ्रांस एक और देश है जो महाशक्ति है। 1,58,050 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ज्वाला जी नमस्कार। और 20,796 लोग मारे जा चुके हैं। सूरज पांडे जी, विद्यार्थी जी नमस्कार। तीसरी महाशक्ति यानी सुरक्षा परिषद के हिसाब से यूके, ब्रिटेन, 1,29,044 लोग संक्रमित हैं और 17,337 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा जो नाटो के सदस्य हैं उनमें स्पेन, इटली, स्पेन में 21,282 लोग मारे जा चुके हैं। इटली में 24,648 लोग मारे जा चुके हैं। जर्मनी में 5,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसे महामारी ही कहा जाए क्या अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में? कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एक तरीके से तीसरे बड़े युद्ध की तैयारी है, शुरुआत है, मालूम नहीं। लेकिन ये जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा लगता है। भारत की स्थिति भी, आज हम तकरीबन 1 महीना हो गया लॉकडाउन हुए, काम धंधे बंद हैं, शिक्षा संस्थान बंद हैं, नीचे से लेके ऊपर तक हर व्यक्ति की जिंदगी प्रभावित हुई है। ये तो कोरोना के बारे में इसका उत्तरदायी कौन है? इसकी जिम्मेदारी किस पर बनती है? इतनी मौतों की, इतने लोगों की रोजी रोटी जाने की, आम जिंदगी बर्बाद होने की, कौन जिम्मेदार है इसका?
अभिषेक जी नमस्कार, भारत पटेल जी नमस्कार, उत्कर्ष नमस्कार। कौन जिम्मेदार है? दो तरह की थियरी है इसके अंदर। एक यह है कि चीन ने एक बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया। वुहान के अंदर दो लैब थी, P4 और P2। पी यानी जहां पैथोजेंस पर रिसर्च होता है, और गलती से, साजिश से जो मैन मेड वायरस था कोविड-19, वो गलती से बाहर आ गया, संक्रमण फैलना शुरू हो गया। अब जब भी कोई बड़ी महामारी आती है, बड़ी बात आती है, तो साजिश, कॉन्स्पिरेसी, इस सब की बातें होती है। लेकिन एक बात तो साफ है, साजिश थी कि नहीं थी ये जांच का विषय है, और अब तकरीबन सारे देश ये जांच कराने को कह रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन कह रहे हैं कि जवाब देना पड़ेगा चीन को। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी बाहें चढ़ा ली हैं। रामपाल जी नमस्कार, मल्होत्रा जी, अभिषेक रंजन जी, हारफुन मौलाना। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपको? सबको आवाज आ रही है ना ठीक ठाक से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बता दीजिए लिख के कि आवाज आ रही है। ठीक है। खासकर जो हमारे मित्र महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पेज से मेरे साथ जुड़े हैं, और एक मेरा भी फेसबुक पेज है उमेश उपाध्याय, दोनों पर मैं एक साथ लाइव हूं। पहली बार ये प्रयोग कर रहा हूं। देखिए ना, टेक्नोलॉजी ने कितनी दुनिया बदल दी। फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ब्रिटेन ने कहा है कि अब चीन के साथ बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, पहली तरीके से बात नहीं हो सकती। अमेरिका ने कहा है कि जांच होगी। अमेरिका पूरी तरह से जांच करने को तैयार है। डॉक्टर नरेंद्र जी नमस्कार, आपने बताया कि आवाज आ रही है। अभिषेक जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ा जब अकेले आप करते हैं तो तामझाम नहीं होता। हम जब टेलीविजन स्टूडियोज में करते थे तो बड़ा सारा तामझाम रहता था, मालूम रहता था। तो जिम्मेदारी क्यों है, यह सवाल पैदा होता है। विश्व के संदर्भ में देखें और भारत के भी संदर्भ में देखें तो जी, मौलाना हारफुन मौला जी, धन्यवाद। शैल राव जी, गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपकी परिवार ठीक है। अपने सारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे भी मैं जानना चाहता हूं आपके परिवार सब स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सुरक्षित रहें। स्वराज भगत जी नमस्कार। सबसे ऊपर वाले से विनती है कि सब स्वस्थ सानंद रहें। और ये जो मुश्किल के समय है, अविनाश दीक्षित जी, अविनाश जी कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन तो ठीक है लेकिन कुछ सॉल्यूशन भी, मैं तो एक अधना सा विद्यार्थी हूं, पत्रकारिता का सॉल्यूशंस तो निकलेंगे, हम सब मिलकर निकालेंगे। अभी तो हम समस्या का जिक्र कर रहे हैं। अभी अंबिकेश त्रिपाठी जी, जी, चीन कोशिश करता रहा है कि वो दुनिया की बड़ी शक्ति बने, महाशक्ति बने, और इसके लिए उसने बहुत उपक्रम किए हैं। जब आप दुनिया की बड़ी ताकत बनना चाहते हैं या होते हैं, तो फिर आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है। अभी मैं एक व्यक्ति को सुन रहा था, बड़े नामी गिरामी व्यक्ति हैं अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के, स्टीव बेनन। स्टीव बेनन वो व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ महीने तक शुरू के दिनों में स्ट्रेटेजिक एडवाइजर रहे थे व्हाइट हाउस में। राष्ट्रपति ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, और उनका बड़ा कहना साफ है, आप जरूर सुनिएगा उनको। स्टीव बेनन ने कहा, और यह जानकारी सब में है, कि दिसंबर में वुहान के अंदर यह संक्रमण फैलना शुरू हुआ, आदमी से आदमी में। जानकारी दी नहीं गई, बल्कि 12 और 14 जनवरी तक चीन ने आधिकारिक रूप से कहा कि यह मनुष्य से मनुष्य में फैलना नहीं हो रहा। जानकारी छिपाई गई, और जानकारी छिपाने का नतीजा यह हुआ कि बहुत लाखों लोग दिसंबर के दौरान, जब चाइनीज न्यू ईयर होता है,
उस दौरान उन्होंने यात्रा की वुहान से यूरोप की, वुहान से अमेरिका की, और इसमें ज्यादातर चीन के लोग थे, चाइनीज थे। जो चीनी लोग जो अमेरिका में रहते हैं, वहां के नागरिक हैं, यूरोप में रहते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम करते हैं। अगर आप बता देते तो साल के अंत में और चाइनीज न्यू ईयर के समय वो लोग यात्रा नहीं करते, और अगर वो यात्रा नहीं करते तो ये बीमारी उतनी फैलती नहीं। ये लोग अपने साथ बीमारी लेकर गए यूरोप के अंदर, बताया नहीं गया। 12 जनवरी को, 14 जनवरी को, और तो और एक सोशल मीडिया पर जो एक पहले डॉक्टर थे, डॉक्टर ली, चीन के। सुजीत पाल जी नमस्कार, अभिषेक खरे जी, वो लॉकडाउन के बारे में पूछ रहे हैं अभिषेक जी, अभी उसके बारे में अलग से बात करेंगे कभी। विश्वनाथ पांडे जी, जुगल दधीच जी, 12 से 14 जनवरी को जब पूछा गया तो आधिकारिक तौर पर चीन ने कहा कि वहां ऐसा कुछ नहीं है, ट्वीट किया गया। और मैं बात कर रहा था डॉक्टर ली जो वुहान के थे, उन्होंने ये चर्चा करना शुरू किया सोशल मीडिया पर कि एक बीमारी वुहान में फैल रही है। ये दिसंबर की बात है। ली को प्रताड़ित किया गया, ली के साथियों को प्रताड़ित किया गया। ली को वहां अधिकारियों ने बुलाया, जैसे हमारे यहां थाने पर बुलाया जाता है, ऐसे बुलाया गया। उनसे एक हलफनामा भरवाया गया, कहा कि मैंने जो कहा था गलत है। बाद में ली की मृत्यु हो गई। इस पर पर्दा डाला गया। और एक तरफ आपने पर्दा डाला, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं चीन ने इसी दौरान, दिसंबर जनवरी के दौरान, पूरी दुनिया भर से मास्क, पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उठाने शुरू कर दिए, जो कि महामारी से रुकने में आप देख रहे हैं आज सबको जरूरत पड़ रही है। कितने उठाए, नंबर का अंदाजा लगाइए। असलम खान जी। जी, हम बात करते हैं। आप जो उनका सुझाव है कि भारत में सब मान रहे हैं कि चीन इसके लिए है जिम्मेदार, तो हम क्यों नहीं अमेरिका इत्यादि से मिलकर बात करेंगे इस पर। अभी लंबी बात करेंगे। अभिनंदन आनंद जी आपका, मधु पटेल जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। पूरी दुनिया भर से मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चीन ने खरीदे, जबकि चीन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है चीजों का। तो क्यों खरीदने की जरूरत पड़ी आपको, और कितने खरीदे? 2 बिलियन। 2 बिलियन यानी 200 करोड़। इतने आपने क्यों खरीदे? एक तरफ आप कह रहे थे कि महामारी नहीं है, चंद्रचूड़ मिश्रा जी। एक तरफ आप कह रहे थे, कोई आप 12 तारीख को ट्वीट करते हैं, 14 जनवरी को कहते हैं कुछ नहीं है। WHO को आप अपने साथ मिला लेते हैं, WHO भी उनकी तस्दीक करता है, और दुनिया से आप इक्विपमेंट खरीदते हैं और बाद में वो दुनिया भर में बेचते हैं। तो आप ये बीमारी फैलाने के जिम्मेदार हुए कि नहीं हुए? और अगर आप जिम्मेदारी फैलाने के जिम्मेदार हैं, तो ये जो जितनी हानि हुई है, किस व्यक्ति की हानि नहीं हुई? जो मेरे घर के बाहर सब्जी बेचने वाला है उसकी हानि हुई है। जो बड़े से बड़ा उद्योग चलाता है, बड़ी एयरलाइंस है, उसकी हानि हुई है। जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर जगह हम कह रहे हैं भारत सरकार ये नहीं कर रही, मेरे राज्य की सरकार ये नहीं कर रही। अमेरिका में भी यही सवाल हो रहा है। मैं उन अमेरिकी आंकड़ों पर आऊंगा, अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर। तो मुआवजा किसको देना चाहिए भाई? मुआवजा चीन से मांगना चाहिए। इश्क भट्ट साहब नमस्कार, आशीष श्रीवास्तव साहब, दीपक दिनकर जी। चीन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी दुनिया को मुआवजा दे। एक तरफ आप दर्द दे रहे हैं अपनी लापरवाही से, और मैं साजिश के बिंदु पर भी आऊंगा अभी। तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है। कई देशों में तो ऐसा हुआ कि चीन में जब जनवरी के अंदर संकट पैदा हुआ, स्पेन और इटली की बात मैं आपको बताता हूं। चीन में जब संकट पैदा हुआ, यह तय हो गया कि महामारी है, वुहान में लोग मारे जा रहे हैं, तो चीन को दान दिया कुछ कंट्रीज ने।
स्पेन इटली से पीपीई और मास्क गए, सदारत दिखाई, उन्होंने कहा कि हमारे साथ के लोग मर रहे हैं, मानवता का सवाल है। काशलेश जी, दीपक मिश्रा जी नमस्कार, पवन मोंगा जी नमस्कार, सुजीत पाल जी। बहुत मजे की बात है कि वो जो दान में आई हुई चीजें थी, अब जब स्पेन और इटली के अंदर मार्च अप्रैल में मौतों का मंजर हो गया, तो चीन ने वही इक्विपमेंट उनको वापस किया, दान में आया हुआ, और उसका बिल साथ में भेज दिया। कमाल है। और कमाल की बात, जो मास्क हम लोग पहनते हैं, नॉर्मल मास्क, N95 मास्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो भी कितनी कीमत होती है भाई? 100 रुपया, 200 रुपया। वो चीन आज उससे मुनाफा कमा रहा है और 8-8 डॉलर में बेच रहा जा रहा है, 8 डॉलर में, जब कंट्रीज इंपोर्ट कर रहा है। तो एक तरफ आपने बीमारी पैदा की, बीमारी के बारे में बताया नहीं, और दूसरी तरफ उस बीमारी से जो समस्याएं आई उसमें आप मुनाफाखोरी में लग गए। कैसी ताकत है आप? आपको तो विश्व का अगुवा बनने की जल्दी है, आप तो विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। तो ये कैसी महाशक्ति हुई? क्या विश्व का नेतृत्व तो ऐसी महाशक्ति को आप करने दे सकते हैं? ये सवाल आता है, एक नैतिक सवाल आता है। राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं मैं, ये एक एथिकल मोरल क्वेश्चन। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे डॉक्टर पुलिस से संगीता शुक्ला जी, कह रही हैं। अश्वनी मिश्रा जी नमस्कार, भोपाल से। तो चीन ने, और एक साजिश की थ्योरी भी है, षड्यंत्र की थ्योरी भी है, और वो ये है कि चीन ये बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था P4 लैब के अंदर। इपॉक टाइम्स की एक 55 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, आप उसको पढ़िए, देखिए, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। इपॉक टाइम्स, EPOCH, इपॉक टाइम्स की एक 55 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखिए, बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री है, जो ये बताती है कि वहां क्या हुआ। और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर पत्रकार, कि वो एक बायोलॉजिकल वेपन बनाया जा रहा था, हथियार बनाया जा रहा था दुनिया को परास्त करने के लिए, और परास्त तो कर ही दिया। बिना एक बंदूक चलाए, बिना एक गोला चलाए, बिना एक मिसाइल छोड़े, बिना अपना एक फौजी मरवाए, आपने पूरी दुनिया का, बिल्कुल दीपक मिश्रा जी, HDFC का 2.25% शेयर खरीद लिया। अब खुले बाजार की व्यवस्था में है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये जनवरी से लेकर अभी तक का खरीद है, वो पहले भी खरीदते रहे हैं। ये लेकिन आपने दीपक जी से सवाल उठाया, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपके मन में सोच थी कि ये मार्केट गिरेंगी धड़ाम से, और मार्केट से हम शेयर उठा लेंगे और उनकी मिल्कियत ले लेंगे? यानी हम पुरानी पिक्चरों में नहीं देखते थे कि लाला किसी परिवार को दिक्कत में डालता था, उसके अन्न अन्न की, दाने दाने की तकलीफ हो जाती थी, और जब वो परिवार बड़ा तकलीफ में आ जाता था तो उसकी जमीन को, उसके बैलों को औने पौने दाम में खरीद लेता था। आप कहानियां देखिए ना, मदर इंडिया की कहानी देखें, आप बहुत सारी कहानियां ऐसी देखेंगे। मुनाफाखोरी इसे ही कहते हैं ना। तो चीन ने क्या किया? ये सही कह रहे हैं आप। अब साजिश की थ्योरी मैंने बताया कि उन्होंने ये बनाया बायोलॉजिकल वेपन, गलती से निकल गया, उनके यहां मौतें हुई, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को पंगु बना दिया। चीन की मौतों के बारे में भी अलग अलग आंकड़े हैं। अगर आप आधिकारिक तौर से चीन के आंकड़े देखें तो वहां 82,788 लोग संक्रमित हुए और 4,632 लोग हलाक हुए, यानी उनकी मृत्यु हुई। अब एक आंकड़ा आता है मार्केट के अंदर, आप देख सकते हैं कि अचानक से चाइना मोबाइल, जो वहां की मोबाइल कंपनी है, उसके ग्राहकों की संख्या में 80 लाख की कमी आ गई। लोग तो ये कहते हैं कि ये 80 लाख की जो कमी आई है, अचानक से
फोन के इतने कनेक्शन कम कैसे हो जाएंगे? चीन की जनसंख्या तो बढ़ रही है ना भाई। तो 80 लाख की कनेक्शन का मतलब है कि मारे जाने वालों की संख्या, बिल्कुल आप दीपक मिश्रा जी, आप ही की बात कर रहा हूं, धन्यवाद बताने के लिए, याद दिलाने के लिए मुझे। 81, एक्चुअली 81 लाख। तो 81 लाख अचानक से यूजर कम हो गए, इसका मतलब क्या है? क्या इतने लोग मारे गए चीन के अंदर और छुपा लिया गया? देखिए, वहां कम्युनिस्ट शासन है, हमारी तरह डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी में कई बार खूब विवाद होता है, आरा मारा, राज्य सरकार कुछ कहती है, पार्षद कुछ कहता है, ये इसको गाली देता है, ये उसको गाली देता है। ये सब हमारे जिंदा रहने का परिचय देता है। हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में ताकत ये बताता है। लेकिन आप देखिए ना, जब से कोरोना की बीमारी आई है, किस तरह से पूरा मुल्क एक साथ है। छोटी मोटी चर्चाओं को जाने दीजिए। मुकेश दीक्षित जी, धन्यवाद। छोटी मोटी समस्याएं तो आती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार, सलाम है सबको, एक साथ इकट्ठे हैं और सब कुछ तकरीबन पारदर्शी है, सब जानते हैं। ये लोकतंत्र की ताकत होती है। जो बड़ा मैसी सा लगता है, बड़ा हम सब रोज है क्या राजनीति करते रहते हैं और बोलते रहते हैं, पर ये हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं है। ये हमको मान के चलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां मवाद को अंदर छिपने नहीं दिया जाता। वो बाहर आता है, फूटता है, निकलता है, समाज उसका इलाज करता है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं होता। चीन में सब कुछ छिपाया गया, और छिपाने का असर यह हो रहा है कि दुनिया आज तीसरे महायुद्ध के कगार पर खड़ी है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। वो आज होगा, कल होगा, परसों होगा, मैं नहीं जानता, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। लेकिन राजनीति शास्त्रकार, जानकार होने के नाते मैं कह सकता हूं कि चीन ने ये कहकर पूरी दुनिया को मजबूर किया है कि वो उसके खिलाफ कुछ कदम उठाए। अभी देखिए ना, भारत सरकार ने क्या किया। भारत सरकार ने घोषणा की कि हमारी सीमाएं जिन देशों से लगती हैं, उनमें से अगर आकर कोई कंपनी हमारी कंपनियों का शेयर खरीदना चाहती है तो उसकी इजाजत लेनी होगी। चीन ने उसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये दुनिया के आजकल के नियम जो WTO हैं उसके खिलाफ है। ये क्या बात हुई भाई? आप दुनिया में बीमारी फैला रहे हैं, उस पर आपको कोई लज्जा नहीं है, उसके लिए आपने कोई माफी नहीं मांगी दुनिया से। मैं साजिश की बात ही नहीं करता। अगर आपकी लापरवाही थी, आपको तो दिसंबर में मालूम था ना, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाकर घोषणा होती है WHO के द्वारा, ये एक वैश्विक महामारी है। क्यों? जो WHO हम सबके पैसे से चलता है, यानी हमारे देशों के पैसे से चलता है, वो चीन के इशारे पर नाचेगा और हम लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। हमारी रोजी रोटी, हमारी दुकान, हमारे मकान, हमारे कारखाने, हमारी ट्रेन, हमारी मेट्रो रेल, हमारे रिक्शा, हमारे कार, हमारे हवाई जहाज सब बंद होकर रह जाएंगे। MK मनीष कुमार जी कह रहे हैं दिसंबर में जब आई थी, तो बिल्कुल यही बात कह रहे हैं, दिसंबर में पता होता तो मालूम पड़ जाता, और इसी का दंड मिलना चाहिए चीन को। स्टीव बेनन, जिसकी मैंने चर्चा की, वो कहते हैं चीन ने वही अपराध किए हैं जो नाजी ने किए थे, हिटलर ने किए थे। और हिटलर को, नाजियों को जो सजा मिली थी, वो सजा चीन के नेतृत्व को मिलना चाहिए, चीन की जनता को नहीं। चीन की जनता तो उसका शिकार है। ये स्टीव बेनन की बात मैं कह रहा हूं, और वो अपने प्रखर विचारों के लिए जाने जाते हैं। हिमांश, हाँ, हमारी चीन या चीन पर निर्भर कितनी है? अरे भाई, अभी तो पूरी दुनिया ही नई तरह की हो गई है हिमांश भाई। मालविका जोशी, नमस्कार मालविका भाभी। WHO वो लिख रही है फ्रॉड है, बहुत गुस्सा में है। प्रीति सेन, नमस्ते प्रीति, आप कह रही हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी।
मालविका जी कह रहे हैं युद्ध होगा, मुझे भी लग रहा है युद्ध होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, मुझे नहीं मालूम। युद्ध करना होगा, युद्ध होगा नहीं, अगर करना भी हो तो क्योंकि आप इतनी जानों का जिम्मेदार। चलिए अभी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कितनी तकलीफ है। ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 के अंदर। लोग कहते हैं 10 साल तक चला, लेकिन 3-4 साल तक वो अपने उफान पर था। हार्दिक पटेल जी नमस्कार। दीपक मिश्रा जी, आपके सुझाव बहुत बढ़िया आ रहे हैं दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नई अर्थव्यवस्था की बात करूंगा। जितेंद्र साहू जी, उस समय दुनिया की जीडीपी 26% गिरी थी जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, बड़ी मंदी आई थी, और 25% लोग, एम्प्लॉयबल लोग बेरोजगार हो गए थे। ये उस समय हुआ था। और आज के आंकड़े कुछ अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैंने आपके लिए कुछ रखे हैं, बताता हूं। पिछले हफ्ते अमेरिका में 50 लाख लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अपनी अर्जी लगाई, पिछले हफ्ते। और 4 हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर 22 मिलियन लोग। सोचिए, 22 मिलियन यानी 2,20,00,000 लोगों ने अर्जी लगाई है अपनी रोजगार खत्म होने के लिए। खत्म हो गया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि एशिया की जो इकोनॉमीज हैं, 60 के दशक के बाद, 60 साल में पहली बार जीरो ग्रोथ आएगी उनकी। चमन तंवर जी नमस्कार। कोरोना से देश जीतेगा कि नहीं? जीतेगा भाई, जीतेगा। हम में बड़ी कुवत है, मैं आऊंगा उस बात पर। चमन जी, इतना निराश होने की बात नहीं है, लेकिन हिम्मत दिखानी होगी। मधु पटेल जी, 60 साल में पहली बार एशिया के देशों के अंदर इकोनॉमी की ग्रोथ की रेट 0% होगी, उससे कम होगी। ब्रिटेन की बात करते हैं तो मैंने एक महाशक्ति की बात बताई, अमेरिका की। वहां क्या हाल है? अमेरिका में, ब्रिटेन का आकलन है कि उसकी इकोनॉमी 35% कम हो जाएगी। इकोनॉमी कुड श्रिंक बाय 35%, ब्रिटेन की। और कम से कम 20 लाख लोग, ये छोटे छोटे देश हैं, हमारी जनसंख्या वाले देश नहीं है ये, 20 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये पूरी दुनिया का हाल है। और भारत में तो हम जानते ही हैं, बिहार प्रवासी मजदूरों का क्या हाल हो रहा है। अपने अपने घरों में बंद हैं, खाने की दिक्कत हो रही है, क्या करेंगे? नवीन जी नमस्कार। खुशी उज्जवल जी बहुत बहुत नमस्कार आपका, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। विनोद मोदगिल जी, वो कह रहे हैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द समवॉट वेरी माइल्ड रिएक्शन बाय सो कॉल्ड सुपर पावर्स। विनोद जी, मेरे को क्या लगता है कि अभी सारे देश अपने अपने को बचाने में लगे हुए हैं। लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, उसमें लगे हुए हैं। ये बाद में आएगा, लोग करेंगे। लेकिन लोगों में एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, चीन से भरोसा समाप्त हो गया है। और देखिए, चीन की जो ताकत है उसका व्यापार है, उसका तंत्र है, अर्थतंत्र है। और व्यापार तब होता है जब भरोसा होता है। चीन पर जो भी भरोसा था वो लोगों को बिल्कुल समाप्त हो गया है। जितेंद्र साहू जी, आपकी कष्ट हम समझ सकते हैं। इस बेरोजगारी से हम कैसे उभरेंगे, बड़ा मुश्किल सवाल है। उभरेंगे जरूर, कैसे उभरेंगे? सब कुछ बदलेगा, सब अलग अलग तरीके से करेंगे, नई व्यवस्था आएगी। तो भरोसा चीन से उठ गया, सारे दुनिया के लोगों का उठ गया है।
और एक और बात है, चीनी प्रोडक्ट से होता है, गलती चीन के लोगों की नहीं है, चीन के लोग तो मारे गए। चीन की जो व्यवस्था है, कम्युनिस्ट व्यवस्था है, उसकी दिक्कत है। कम्युनिस्ट व्यवस्था में आप जानते हैं, हम देखते हैं कुछ लोग मिलजुल कर, कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे देश को चलाते हैं ताकत के बल पर। हमने रूस में देखा था, हमने पूर्वी यूरोप के देशों में देखा था, और एक बार जब उनका टूटना शुरू हुआ तो किस तरह से हुए। शैल राव जी नमस्ते। संगीता जी कह रही हैं, तिवारी जी हर बार चीन ने धोखा ही दिया है। भारत के संदर्भ में बात सही है, दुनिया को अब समझ में आ रहा है। हम तो पहले से जानते थे 1962 में क्या हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई करके हमने क्या नहीं किया। अभी मैं 5 महाशक्तियों की बात कर रहा हूं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो रहा था, भारत आजाद हुआ, भारत को सुरक्षा परिषद की सीट दी गई, और भारत ने कहा नहीं नहीं, हमारा तो पड़ोसी है भाई, बड़ा कंट्री है, उसको दे दो। ये हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने यह कहा कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट है, हम, चीन बड़ा देश है, उसको दे दो। और चीन ने क्या किया? उन्हीं नेहरू की पीठ में छुरा फूंका। पंचशील का सिद्धांत, हिंदी चीनी भाई भाई, और नेहरू जी वो आघात सह नहीं सके, क्योंकि पीठ में छुरा लगा था, धोखा दिया था, विश्वासघात किया था। राजन जी कह रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट अगेन। देखना पड़ेगा जी, अभी दुनिया इतनी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और हम लोग तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे हैं। बजरंग बजौरिया जी, अयम निज है परो वेत्तिम गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। स्वदेशी ठीक है, जो हम बना सकते हैं हमको बनाना चाहिए, लेकिन अभी इतने बंधे हुए हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि एकदम से पूरा स्वदेशी कहें हम, हर चीज नहीं, लेकिन जो अपने यहां बन सकता है वो बनना ही चाहिए। ये बात सही है। मनीष साहू जी ने कहा कि चीन ने सबको नकली टेस्ट किट भेज दिए, सही बात है। हमारे यहां नहीं भाई, स्पेन में, इटली में, अमेरिका में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान से खबर आई, उनका बड़ा अच्छा दोस्त है, वो बोलते हैं कि मालूम है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को कहा जाता है हिमालय से ऊंची और समुद्र से नीची है, ऐसा बोलते हैं। उस समुद्र से नीचे और हिमालय से ऊंचे दोस्त के यहां जो मास्क भेजे गए, पाकिस्तानी मीडिया में जाकर देखिए, वो अंडरवियर से बने हुए मास्क थे। प्रोटेस्ट हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो वो हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी जो दोस्ती थी, उसका आलम यह है। चीन पर किसी का भरोसा नहीं है, और चीन का व्यवहार ऐसा रहा है। तो मैंने बोला आर्थिक स्थिति क्या हुई, पूरी दुनिया बहुत मुश्किल में आने वाली है, आर्थिक रूप से आ गई। राजनीतिक इसके परिणाम क्या होंगे? सारी सरकारें संकट में हैं। बीमारी किसी ने दी जिसका किसी को इल्म नहीं था, तैयारी कैसे हो सकती है? ऐसी बीमारी की तैयारी कैसे हो सकती है भाई? जो बीमारी पहले न देखी, ना सुनी, ना जानी, जिसका ना कोई टीका है, ना कोई दवाई। भारत के पास थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान बांट रहा है, जो वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण है। हमने उसमें प्रॉफिटेरिंग नहीं की। हमने कहा, हमारे यहां लोगों ने कहा भी कि भाई पहले अपना देख लो, और बहुत अच्छा फैसला किया भारत सरकार ने, अपना भी देखेंगे, दूसरे का भी देखेंगे। जब घर में 2 रोटी होती हैं, पड़ोसी के यहां कोई भूखा होता है, तो एक एक रोटी बांट लेते हैं। ये हमारी परंपरा है, हमारा डीएनए है, हमारी विरासत का, हिंदुस्तान होने का, भारत होने का मतलब ये है। और ये बहुत अच्छा किया भारत सरकार ने कि सारी दुनिया के कोई 60-70 देशों को, मेरे ख्याल से अगर आंकड़ा सही में बोल रहा हूं, अब हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे हैं। तो अब सारी सरकारें संकट में हैं। चीन के गहरे दोस्त पाकिस्तान में सरकार संकट में है, क्योंकि मुकाबला नहीं कर पा रही है। हमारे यहां तो तब भी बहुत अच्छे से मुकाबला हो रहा है, मैं आऊंगा अभी उस बात पर। अब बहुत सारे देशों के अंदर सरकारें संकट में आएंगी, सरकारें बदल जाएंगी, राजनीतिक उथल पुथल होगी। हो सकता है कि चीन वहां अपनी कठपुतली सरकारें बनाने की कोशिश करे।
क्योंकि चीन के पंजे बहुत गहरे पहुंचे हुए हैं अफ्रीका के देशों में। बहुत लोगों को कर्ज दिया है उसने। वो कहानी आपको कहानी नहीं मालूम होगी कि श्रीलंका के अंदर एक बड़ा सा पोर्ट बनाया गया, हन्नम कोंडा शायद, और उसके लिए कर्जा दिया गया। चीन कर्जा देता है, चीन के मजदूर आते हैं, चीन का सामान आता है, चीन की टेक्नोलॉजी आती है, और कर्जे का वापसी होती है। कर्जे की वापसी नहीं करवा पाए तो 99 साल के लिए पट्टा लिखवा लिया उस जगह का, उस पोर्ट का। बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है। हार्दिक पटेल जी कह रहे हैं बायोलॉजिकल वेपन था तो चीन ने क्या उसका वैक्सीन बना लिया। लोग कहते हैं कि गलती से निकल गया, वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुआ था। और वहां की जो P2 और P4 लेब हैं, यानी पैथोजन पे रिसर्च होती है, हार्दिक भाई, मेरी जानकारी के अनुसार वहां पर यही रिसर्च हो रही थी। और बहुत मजेदार बात बताता हूं, इसमें से जो एक लैब थी P4 शायद, उसके लिए शुरू की ग्रांट फ्रांस से आई। बाद में फ्रांस ने आपत्ति की, कई साल पहले आई वो, और फ्रांस ने कहा भाई वहां हो क्या रहा है हमें बताओ तो सही। तो बताने से मना कर दिया। फिर कहते ये हैं खबरों के हिसाब से, फिर चीन के सुरक्षा विभाग ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। एक किसी ने अभी सवाल में, तो इसलिए मैंने कहा राजनीतिक रूप से उथल पुथल होगी पूरी दुनिया के अंदर। उन सरकारों को उसका दंश भोगना पड़ेगा जिनकी कोई गलती नहीं है इसको करने में, नहीं है। जब नए चुनाव होंगे, नई सरकारें होंगी, सब जगह दिक्कत आएंगी। फिर एक और इसका स्ट्रैटेजिक क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो समाप्त हुआ था परमाणु शक्ति के इस्तेमाल से। यहां देखा जाए तो गलती से हुई, लापरवाही से हुई, साजिश से हुई, तीनों बात हो सकते हैं। लेकिन गलती, लापरवाही, साजिश चीन की सत्ता प्रतिष्ठान की, चीन के शासन के लोगों की। लेकिन मौतें जो हो रही हैं वो फौजियों की नहीं हो रही हैं। मैंने कहा ना कि ये इसको युद्ध का रूप दिया जाए तो वो आम लोगों की हो रही है, अर्थव्यवस्था की हो रही है, आर्थिक तंत्र की हो रही है। तो स्ट्रैटेजिक रूप से पूरी दुनिया में बदलाव आएगा, बदलेगा, नई रणनीतियां सोची जाएंगी। मैंने सोचा था कि जब मुझे कहा गया था विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कि आप बोलेंगे, तो मैंने कहा इसको 20-25 मिनट रखेंगे, लेकिन इतना कुछ कहने को है। खुशी जी, बहुत बुरा होने वाला है। नहीं, बहुत बुरा हो रहा है, अब इससे अच्छा ही होगा। असलम खान जी, चाइनीज मटेरियल इज सब स्टैंडर्ड, इंडिया इज टेकिंग। हाँ असलम भाई, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब दुनिया के अंदर और कहीं अवेलेबल नहीं है। उसने तैयारी कर ली थी, तुम इन्हें दर्द दिया, तुम ही दवा देना, तैयारी करके रखी थी। आप रुक नहीं सकते ना। आपके घर का कोई आदमी बीमार है और आपकी किसी पड़ोसी से लड़ाई है और घर की बीमारी का इलाज उसके पास है, तो आप कहेंगे लड़ाई है और मैं लेकर नहीं आऊंगा। जब तक आप अपना इंतजाम न कर लें। अब आज, पहले मैं आपको भारत के बारे में बता सकता हूं कि पहले पीपीई भारत के अंदर 2 कंपनियां बनाती थी, आज कोई 50-60 कंपनियां पीपी बना रही हैं। और अब हम लाख पीपीई रोज का प्रोडक्शन कर लेंगे, लेकिन इसमें समय लगता ना भैया। काम पूरा करने में, तैयार करने में आपको मार्च में मालूम पड़ा, आप तब से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए चीन ने सबको अपने ऊपर निर्भर कराया और फिर उसका, मैंने बोला, इस्तेमाल कर रहा है। सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन होगा, ये बात सही है। हमने तो वैसे ही अपना दान में दे दी थी सीट। पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का, WHO का पुनर्गठन होगा, होना चाहिए। सारी ताकतों को बैठना होगा और चीन को बताना होगा। अभी तो देखिए क्या व्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का चूंकि सिस्टम है, इस कारण से इस पर चर्चा नहीं हो सकती, और चीन के पास वीटो है। मजाक है। इसलिए वो व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और भारत को उसका स्थान मिलना पड़ेगा।
चीन के सामने खड़ा कौन होगा? अभी हमारे एक साथी ने प्रश्न किया था कि सारे देश इकट्ठे क्यों नहीं होते। मुझे लगता है चीन के सामने भारत खड़ा हो सकता है, और भारत ने ऐसा करके भी दिखाया है। चीन ने एक जाल बनाना शुरू किया अपने ऊपर लोगों को निर्भर करने का, OBOR, वन बेल्ट वन रोड। इसके लिए सम्मेलन बुलाए गए, भारत को बार बार कहा गया, भारत ने जाने से इनकार किया। फिर RCEP, रीजनल कोऑपरेशन के लिए केंद्र ने चीन ने बुलाया, भारत ने जाने से इनकार किया, भारत नहीं गया। अमेरिका तक गया था वहां, क्योंकि डोकलम में। तो भारत, अब ये जो पूरी दुनिया के अंदर जब चीन को उसका स्थान बताने की बात आएगी तो भारत को खड़ा होना पड़ेगा। हम समझते हैं अच्छी तरीके से दुनिया की व्यवस्था, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन को युद्ध हो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं चीन से इस सारे जो आर्थिक खून खराबा हो रहा है, राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, बीमारी से त्राही त्राही हो रही है, इसका जिसको बोलते हैं खामियाजा, इसका मुआवजा चीन से मांगा जाना चाहिए। यही एक उपाय लगता है। आखिरी 2-4 मिनट बात करूंगा कि क्या करना चाहिए। कुछ चीजें हम सब ने सीखी हैं, और इस कारण से एक स्वदेशी की बात की थी भाई ने, आप ठीक कह रहे थे, और ये चीज सीखी है लॉकडाउन से कि जिंदगी चलाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम कम में काम चला सकते हैं। आज मैं बैठकर अपने एक फोन के द्वारा, एक कंप्यूटर के द्वारा आप सबसे बात कर रहा हूं, कितने सारे लोगों तक पहुंचूंगा। इतने तामझाम की जरूरत नहीं होती, लॉकडाउन ने यह बताया। और इसलिए अब हमें नए तरीके से जीना सीखना पड़ेगा, अपने को अंदर से और मजबूत बनाना पड़ेगा। ये अब मनोवैज्ञानिक जो लोग आएंगे वो आपको जरूर बता जाएंगे। यस, असलम भाई बता रहे हैं, आई फील इंडिया विल स्टैंड विद चाइना इफ एनी वॉर कम्स। नहीं, हम चीन के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। इस पाप के लिए हम चीन के साथ खड़े होंगे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और चीन कोई अकेले पाप नहीं कर रहा है। देखिए, हमारे यहां, मैं एक सवाल मेरे से पूछा गया था इसलिए बोलता हूं, वो अपने लोगों के साथ क्या करता है? हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी के लिए जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां क्या हो रहा है? उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? सारी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया की बात होती है, सारी दुनिया के अंदर लानत भेजते हैं आप हर आदमी के ऊपर, भेजनी भी चाहिए अगर कहीं गड़बड़ हो तो। लेकिन चीन में क्या होता है? चीन में कौन सी धार्मिक आजादी है? उस पर क्यों प्रदर्शन नहीं होते हैं? उस पर जाकर क्यों नहीं बोला जाता? तो चीन एक अलग तंत्र है, और वैसा तंत्र हमेशा दुनिया को तकलीफ में ले जाता है। ये जो नई व्यवस्था, जो आर्थिक व्यवस्था बनेगी, नए पावर इक्वेशंस बनेंगे, भारत जो आज दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था है, आगे जाएगा, आगे जाना ही है उसको उसका स्थान मिलना चाहिए। और उसका उदाहरण एक अच्छे खबर से आपको खत्म करता हूं इस बात को। आज ही आपने सुबह से पढ़ा होगा, आज सुबह सुबह घोषणा हुई है कि फेसबुक
मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, जियो रिलायंस में, फेसबुक 43,574 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा जियो प्लेटफॉर्म्स में। मैं पीआर नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बात बताना चाहता हूं कि ये भारत की स्थिति क्या होने वाली है पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में, ये उसकी बानगी दिखाता है। आज जब त्राही त्राही मचे हुए हैं, इकोनॉमीज खराब है, इस समय 43,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत के टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर, इसका मतलब क्या है? मार्क जुकरबर्ग देखते हैं, जानते हैं, फेसबुक से तो हम परिचित हैं, व्हाट्सएप से हम परिचित हैं, इंस्टाग्राम से हम परिचित हैं, हम में से बहुत लोग इन सब का इस्तेमाल करते हैं। मार्क जुकरबर्ग जानते हैं कि भारत के विकास का पहिया थोड़ा बहुत स्लो तो हो सकता है, धीमे तो हो सकता है, लेकिन जैसे ही कोरोना समाप्त होगा, और दुनिया कोरोना समाप्त कर लेगी, वैसे ही भारत के विकास की गति बहुत तेज हो जाने वाली है। और तेज हो जाने वाली है इसलिए भारत में आके आज निवेश करना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त अभी जो पूछ रहे थे कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, और जिस तरीके से हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई की है, वह भी बहुत ही, अब तक की लड़ाई बहुत सराहनीय है। और फैसले सरकार ने किए हैं, लेकिन किया आप और हमने है। नेतृत्व के इसको बधाई जानी चाहिए केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को, पर करने वाले भारत के लोग हैं। अब मैं आपको बताता हूं 80 दिन के अंदर क्या हुआ पूरी दुनिया के अंदर। 80 दिन पहले दुनिया को तकरीबन पता पड़ा। अमित मिश्रा जी नमस्कार। असलम भाई, यस, इंडिया विल हैव एन एडवांटेज, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट कोविड केस आया भारत में 30 जनवरी को, उसी समय तकरीबन पूरे देशों के अंदर आए। 80 दिन के अंदर अमेरिका में 4,96,535 केस हो गए, स्पेन में 1,98,674 केस हो गए, 30 जनवरी को ही वहां आया था। इटली में 1,78,972 केस हो गए, जर्मनी में 1,41,397 केस हो गए, फ्रांस में 1,34,582 लोग कोरोना से पीड़ित हो गए इस दौरान, यूके में 1,21,173 लोग पीड़ित हो गए, ईरान में 82,000 हुए, और 80 दिन के अंदर भारत में 16,116 लोग ही प्रभावित हुए, संक्रमित हुए। यह लॉकडाउन से भारत सरकार ने जो कोशिश की, आपने हमने जो थाली बजाई, थाली बजाने का मतलब योगदान दिया मन से, उसका ये असर है। मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है। व्यक्तिगत इस केस के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरी बेटी इटली गई थी, बेटी और दामाद। फरवरी 20 को वो इटली गए थे। तब तक थोड़ी सी चर्चा होने लगी थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, खबर आई नहीं थी। 25-26 फरवरी के आसपास मुझे चिंता होने लगी। मैंने उनको कहा कि जल्दी आ जाओ। 3 मार्च को वो लोग आए। जब 3 मार्च तक वो निकले हैं इटली से, 1-2-3 मार्च में इटली में जब वो जाने की बात कह रहे थे, एयरलाइन से कह रहे थे, अपने होटल वालों से कह रहे थे कि हमें जाने दीजिए क्योंकि कोरोना की स्थिति बहुत खराब है, तो लोग उन पर हंस रहे थे। और मैं आपको बताता हूं, पहला केस भारत के अंदर 30 जनवरी को आया, इटली के अंदर 31 जनवरी को आया। सरकार ने जो कदम लिए, लोगों की तैयारी करवाई, डॉक्टर्स के दल बने। पहली खबर भारत को 7 जनवरी को आई थी कि वुहान में ऐसा कुछ हो रहा है। 8 जनवरी को पहले मॉनिटरिंग ग्रुप की मीटिंग हो गई थी। 17 जनवरी तक इंटरनेशनल चाइना से प्रतिबंध लगा दिया था हम लोगों ने आने पर, देखना, जांच करना शुरू कर दिया था, और मार्च तक आते आते सब कुछ इंतजाम किया। तो 3 मार्च को भी जब मेरी बेटी वहां से निकली है, तो होटल वाले उस पर हंस रहे थे, कहां जा रहे हो तुम,
क्यों जा रहे हो? इटली तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा। तैयारी नहीं थी। जो सो कॉल्ड विकसित देश हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ी सभ्यता मानते हैं, रोमन एम्पायर था जहां, लेकिन भारत में तैयारी थी। और भारत, वही इटली में आज 20,000 से ज्यादा डेथ हैं, वही इटली में। तो ये जो नंबर्स आए हैं, ये कारण है कि हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया, हमने इसको हल्के से नहीं लिया और सरकार के साथ सहयोग किया। इसलिए हम में कुवत है, हम में सहने की, अपने को बदलने की इस संकट के समय में। और इसलिए जो नई बड़ी बदलती हुई दुनिया होगी, उसके अंदर भारत का एक अहम रोल होगा। चाहे वो नई आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो नई राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो नए स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हों, उसमें भारत की कोई अनदेखी नहीं कर पाएगा। और वो हमने दिखाया है। अगर इस पूरे परिदृश्य के अंदर जो एक कंट्री है जहां कोई आपस में झगड़े नहीं, अमेरिका में अपोजिशन लड़ रहा है, विपक्षी स्टेट कुछ कह रहे हैं, प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं, ब्रिटेन में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में लोग चढ़े हुए हैं इमरान खान के ऊपर, विपक्षी दल कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लाहौर में लॉकडाउन नहीं होगा, वो कह रहे हैं कराची में लॉकडाउन होगा, सब चल रहा है। भारत एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और दुनिया ये देखती है कि यहां मजबूत नेतृत्व है, लोग डिसिप्लिन्ड हैं डिसिप्लिन। एक आध कुछ घटना हुई होगी, उस पर कुछ लोगों ने लिखा भी, नहीं होनी चाहिए थे, मरकज वाली घटना, मैं उस पर अलग से बात करूंगा, गड़बड़ हुआ है। और मरकज ने खाली यहाँ नहीं, मलेशिया में भी ऐसा हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, भारत में भी ऐसा हुआ। और वो एक संप्रदाय है इस्लाम के अंदर, वो सब लोगों को ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आमतौर से भारत में बहुत बढ़िया तरीके से लोग, अमेरिका में लोग बाहर आ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, हम लोगों ने, भारत के समाज ने, भारत की सरकार ने, भारत के लोगों ने तकलीफें सहकर ये दिखाया है कि हम दुनिया का नेतृत्व करने के काबिल हैं, हम में वो कुवत है और हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। चाहे वो रास्ता हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देकर हो, चाहे वो बंद करके हो, चाहे वो कम खाकर हो, चाहे वो तकलीफ देकर हो, लेकिन हम दुनिया का पॉलिटिकल, एथिकल, फाइनेंशियल नेतृत्व करने की क्षमता, दुनिया को रास्ता करने दिखाने की क्षमता भारत में है। धन्यवाद। मैंने बहुत ज्यादा बोला होगा, बहुत सारी बातें कही होंगी, आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आज